हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। ये हमारे मध्यकालीन इतिहास की जो वीडियो सीरीज है उसका तीसरा वीडियो और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जिया। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मौखरी राजवंश की और आज हम उससे आगे की बात करेंगे। बिना समय गवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग यदि पहली बार आप देख रहे हैं तो सबसे पहले तो निवेदन यही है कि आप पिछले दो वीडियोस को देखें और फिर यहाँ आए। और यदि आप फिर भी पहली बार देख रहे हैं तो एक छोटा सा परिचय मेरे बारे में। तो आज की जो हम बात करेंगे वो आज हम बात करेंगे पल्लव राजवंश की। सो हम उत्तर भारत से थोड़ा सा हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं और पल्लव राजवंश की आज हम बात करेंगे। इसमें ये जो पल्लव राजवंश है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो मूल है या इनका जो कहना चाहिए कि इनके उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो इनका उत्पत्ति का प्रश्न अभी भी यथावत है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिलती है। अनेक इतिहासकारों के अनेक मत हैं और कई इतिहासकारों का ये कहना है कि ये पार्थियन थे, जो पहलवों की एक शाखा है जो दक्षिण में चले गए। कुछ ये कहते हैं कि वो एक स्थानीय राजवंश थे जिसकी उत्पत्ति दक्षिण क्षेत्र में हुई और वे विभिन्न जनजातियों का मिश्रण थे। कुछ विशेषज्ञ इतिहासकार उन्हें नागा मूल के मानते हैं, जो मद्रास के पास तोडी मंडलम या तोडाई मंडलम जो है वो क्षेत्र में बसे हुए थे। कुछ का ये कहना है कि ये एक चोल राजकुमार और जो जाफना की नागा राजकुमारी मणिपालवम उनके जो है वंशज हैं। और कुछ का ये भी मत है कि पल्लव जो है वो सातवाहनों के सामंत थे। तो ये पल्लव जो है पल्लव राजवंश है, उसकी उत्पत्ति के बारे में विभिन्न मत विभिन्न इतिहासकारों के। यदि हम 7वीं शताब्दी के दक्षिण भारत को देखें तो वहां दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष चल रहा था। और ये जो संघर्ष चल रहा था ये चल रहा था बादामी या वातापी के चालुक्यों में, मदुरई के पांड्या में और कांचीपुरम के पल्लवों में। तो आज हम पल्लवों की बात कर रहे हैं। ये यदि आप क्षेत्र देखें तो ये जो क्षेत्र है कांची और महामलापुरम, बीजापुर, ये जितना भी गुलाबी रंग से जो क्षेत्र है, ये आप कह लीजिए कि तुंगभद्रा रिवर के भी तुंगभद्रा नदी के उत्तर से लेके कावेरी नदी तक जो है पल्लवों का शासन था। यदि पल्लवों की बात करें तो पल्लवों की राजधानी जो है वो कांचीपुरम थी। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। और उनकी शक्तियों के बढ़ने के साथ उनका साम्राज्य में भी, जाहिर सी बात है, जब शक्तियां बढ़ेंगी तो साम्राज्य में भी बढ़ोतरी होगी। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तारित था। 7वीं शताब्दी में ही चोलों ने पल्लवों के अधिकार से एक सीमांत राज्य पर अधिकार कर दिया था। तो 7वीं शताब्दी में चोला जो राजवंश था उन्होंने पल्लवों के अधिकार को सीमित रखा था। वातापी, वातपी या बादामी पर पल्लव राजा नरसिंहवर्मन का कब्जा था और जिन्होंने चालुक्यों को हराया था। तो ये जो एक दक्षिण में वर्चस्व की लड़ाई जो थी वो चल रही थी। किंतु एक बड़ी ही विचित्र कह लीजिए या एक अजीब सी बात ये थी कि जब कालाभ्र विद्रोह हुआ तो ये पांड्या, चालुक्य और पल्लव जो है इन्होंने ये संयुक्त रूप से इन्होंने उस विद्रोह को कुचल दिया। यदि और ये तीनों साथ में आए। दरअसल ये जो कालाभ्रा विद्रोह था, ये जो राजवंश थे उनके वहां पे एक प्रथा थी जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता था, जिसमें ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान होता था। तो वह जो वहां के स्थानीय जो जनजातियां थी उन्होंने विद्रोह किया, उसे कालाभ्रा विद्रोह कहा गया। और जब ये विद्रोह सामने आता है तो ये तीनों जो है साथ में आके इस विद्रोह का अंत कर देते हैं। यदि हम पल्लव साम्राज्य के शासकों को देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे शिव स्कंद वर्मन को। और कहा जाता है कि ये इसने चौथी शताब्दी के शुरुआत में शासन किया और शुरुआती शासकों में ये सबसे महान था।
मुख्य जो बात शिवस्कंद वर्मन की वो ये है कि उसने अश्वमेध और अन्य वैदिक यज्ञ किए। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक वैदिक यज्ञ या जो वैदिक प्रथाएं हैं वो अभी तक दक्षिण भारत में उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी, लेकिन अब यहाँ से उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं होती है। सिंह वर्मन या सिंह विष्णु ये बाद में आता है, और इसके बाद ही पल्लवों के इतिहास को निश्चित माना जाता है कि हाँ, अब यहाँ से जो है पल्लवों का इतिहास जो है वो एक कहना चाहिए एक निश्चित ढांचे में आप पढ़ सकते हैं। 575 से 600 ईस्वी तक इसका जो शासनकाल था, इसे शिव वर्मन और या शिव विष्णु भी कहा गया, ये बौद्ध था। और जो कि ये बौद्ध था, बाद में इसने श्रीलंका को भी अपने राज्य में शामिल किया और समकालीन जो तमिल शासक था उसको भी हराया। ये शिव विष्णु का या सिंह विष्णु जिसे हमने कहा, उसका उत्तराधिकारी था। ये कवि था और इसने जो दो महत्वपूर्ण जो इसकी रचनाएं हैं, विचित्र चरित्र और महाविलास प्रशस्ति, इन दोनों को जो है इसकी रचना की। और जो हम रॉक कट आर्किटेक्चर जो है, जिसमें हम पत्थर को काट के जो वास्तुकला है उसकी शुरुआत इसने की। अब इसके पिता बौद्ध थे, लेकिन वो जैन था। बाद में जो है वो शैव जो शैविज्म और वैष्णव शिववाद और वैष्णववाद जो हम हिंदू में देखते हैं, तो उसने शिववाद को अपनाया। चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय, ये देखिए पुलकेशिन द्वितीय दूसरी बार आया है, और ये जब हम चालुक्य को पढ़ेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण शासक है। और महेंद्र वर्मन का जो युद्ध है वो इसके साथ होता है, पुलकेशिन के साथ होता है, पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है, और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक था पल्लव साम्राज्य का, महेंद्र वर्मन। उसके बाद गद्दी पे जो आता है और उसका महेंद्र वर्मन का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी बनता है। और नरसिंह वर्मन को पल्लवों में सबसे महान सम्राट के रूप में माना जाता है। नरसिंह वर्मन को महामाला या मामल्ला के नाम से भी जाना जाता है। 642 ईस्वी में इसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और मार दिया। तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा जब हम चालुक्य पढ़ेंगे। इसने चालुक्य की राजधानी वतापी पर नियंत्रण किया और वतापी कोंडा की उपाधि धारण की। तो पहले होता ये था, जैसे किसी ने जिसने जिसने शाखा को हराया उसने आपको सकारी कह दिया, जिसने वतापी के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया उसने अपना उपाधि जो है वो वतापी कोंड या वतापी कोंडा जो है वो धारण कर ली। यही नरसिंह वर्मन का दौर था जब पल्लवों ने चोला, चेरा और पांड्या पर भी विजय प्राप्त की। इन्होंने श्रीलंका में भी एक नौसेना अपना अभियान भेजा और सिहली के राजकुमार मणिवर्मा को भी बहाल किया कि ठीक है, हम मानते हैं कि तुम वहां के जो है वो शासक हो। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज आपको ध्यान रखनी है, जो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इसने मामल्लापुरम या महाबलीपुरम शहर की स्थापना की, जिसका नाम उसके नाम पर रखा गया। इसी दौर में जो चीनी इतिहासकार कह लीजिए या यात्री कह लीजिए, हुएन सांग जो है, इसने अपने इसके शासनकाल के दौरान ही पल्लव साम्राज्य का दौरा किया था और उसने अपनी रचनाओं में यहाँ के लोगों को खुशहाल बताया। अपार, तिरुगुन संबदर और सिरुथुंडार जैसे महान नयनार संत इसके शासनकाल में थे। तो मतलब यहाँ पे भक्तिज्म या जो भक्ति मूवमेंट है वो भी अच्छा खासा जो है यहाँ पे अपने चरम पर था इसके शासनकाल में। उसका उत्तराधिकारी जो है उसका पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय बना, जिसने 668 से सिर्फ 2 साल का शासन किया।
जो कि उतना 2 साल का शासन में क्या ही किया होगा जो हम पढ़ें। देखिए, इतिहास हर बीतता हुआ लम्हा जो है वो इतिहास है, हर बीतता हुआ लम्हा तारीख है। लेकिन क्या हम हर लम्हे को पढ़ना जरूरी है, हर क्षण को पढ़ना जरूरी है? नहीं। हमें सिर्फ कहना चाहिए घटनाओं को ध्यान में रखना है जिन्होंने इतिहास को बदलने, जिसमें जिसमें इतिहास बदला है, जिनमें इतनी क्षमता थी कि वो इतिहास को बदल पाते। तो हम हर चीज और पहली चीज, दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे सामान्य अध्ययन के लिए पढ़ रहे हैं। हम इसको इतिहासकार बनने के लिए या जो जो इतिहास का जो हिस्ट्री का ऑप्शनल है हम उसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत ही अ, सामान्य अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में इसे पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा इसमें अंदर या इसकी बिल्कुल डीप, जिसको हम कहते हैं ना एनालिसिस, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इसको उतना पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से, हमारी परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। यदि यहाँ के पल्लव, वापस आते हैं पल्लवों पर, पल्लव राजवंश की समाज और संस्कृति पर यदि हम ध्यान दें तो पल्लव राजवंश जो है वो आर्य संस्कृति पर, आर्यंस पर आधारित था। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा संरक्षित किया गया और उन्हें भूमि और गांव दिए गए। इसे ब्रह्मदेय कहा जाता था और बहुत बड़ा हुआ। जब देखिए, जिस भी समाज में, जिस भी शासन काल में या जिस भी काल में ब्राह्मण, जो हम वैदिक या जो हम वर्ण व्यवस्था की यदि हम बात करें, तो जहां पर भी ब्राह्मण का दर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता है, वहां पे जाति व्यवस्था जो है वो कठोर हो जाती है। पल्लव राजा मुख्यतः जो है वो रूढ़िवादी हिंदू थे और शिव और विष्णु की पूजा करते थे। वे बौद्ध धर्म और जैन, देखिए बहुत अच्छी चीज जो हमें यहाँ पे सीखनी है इन राजाओं से। जैसे हमने देखा कि पल्लव राजा जो है वो रूढ़िवादी हिंदू थे और वह बौद्ध और जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णुता दिखाते थे। यहाँ पे यही बहुत अच्छी चीज जो उस समय के भारत की थी कि इससे किसी को कोई सरोकार नहीं था कि राजा का धर्म क्या है। राजा का जो धर्म है वो अपने लिए था, लेकिन वो राजा मुख्यतः किसी ने ये नहीं कहा कि राजा जो है वो किसी धर्म विशेष को मानने वाला है तो वो दूसरे धर्मों के प्रति जो है, उनके जो भी पूजा घर हैं या जो भी उनके प्रार्थना स्थल हैं, उनको वो तोड़ देगा या खराब कर देगा। नहीं, वो उन धर्मों का भी आदर करता था और उन धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता दिखाता था। यहां पर भी यही हुआ। पल्लव राजा जो थे वो रूढ़िवादी हिंदू थे और शिव और विष्णु की पूजा करते थे और वो बौद्ध और जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णुता दिखाते थे। हालांकि इन दोनों धर्मों ने अपनी प्रासंगिकता और लोकप्रियता खो दी थी। ये हमने देखा है कि 6वीं शताब्दी के बाद जो है वो बौद्ध और जैन धर्म जो है उन्होंने भारत के अंदर अपनी लोकप्रियता खोई। एक सवाल है, यदि आप उस सवाल का जवाब खुद लिखिएगा कि ये दोनों धर्मों की उत्पत्ति जो है, दोनों धर्मों का जो जन्म स्थान है वो भारत है। चाहे आप बौद्ध धर्म को देखें, चाहे आप जैन धर्म को देखें। लेकिन आज इतने सालों बाद भी, इतने सालों बाद ये धर्म दुनिया में, जैन धर्म तो भारत तक ही सीमित है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत से हुई और वो भारत से ही दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में फैला। लेकिन आज भारत के अंदर ही वो एक अल्पसंख्यक, कहना चाहिए कि एक धर्म बन के रह गया है। इसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं, इस पे यदि आप प्रकाश डालें तो आप इस चीज पे भी काम कर सकते हैं कि दोनों धर्मों की उत्पत्ति तो भारत में हुई, लेकिन इनकी लोकप्रियता और प्रासंगिकता जो है वो समाप्त हो गई कुछ समय बाद। ऐसा क्यों हुआ? इनके समय में, पल्लवों के समय में, कांचीपुरम जो था वो एक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था और कांची विश्वविद्यालय ने दक्षिण में आर्य संस्कृति के प्रचार में एक महान भूमिका निभाई। क्योंकि दक्षिण में यदि आप देखेंगे तो वहां पे जो कला थी या जो संस्कृति थी या जो धर्म या जो भी यज्ञ वगैरह होते थे, वो सब कुछ जो है वो कहना चाहिए कि
उनके अपने थे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्षेत्रीय थे। लेकिन जब आर्यंस आते हैं या जो वैदिक संस्कृति आती है उसके प्रचार में, उसका प्रचार जब होने लगता है तो ये एक आप कह सकते हैं कि उस प्रचार में काशी विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण, एक महान भूमिका निभाई। और ये कहा जा सकता है कि पल्लव शासनकाल के दौरान ही दक्षिणी भारत में आर्यकरण, या मतलब पूर्णतः जो आर्यन संस्कृति है या जो आर्यन समाज है, जो उसके उनका जो सामाजिक ढांचा है वो पूरी तरीके से वो पूर्ण पल्लव शासनकाल में ही हो गया था। वात्स्यायन, जिन्होंने न्याय भाष्य लिखा था, कांची विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। भारवी और डांडिन पल्लव दरबार में रहते थे। भैरवी ने कृतार्जुनियम लिखा, दांडिन ने दशकुमार चरित्र की रचना की। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके मैच वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आ सकती है। आर्ट एंड कल्चर में भी आपको जो आपका कला और संस्कृति वाला जो पार्ट है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। इसी काल में वैष्णव और शिव साहित्य का विकास हुआ। राजघरानों और विद्वानों के बीच संस्कृत मुख्य भाषा थी। ये भी एक नोट करने वाली चीज है कि उस समय में वहाँ की क्षेत्रीय भाषा नहीं, संस्कृत जो है वो मुख्य भाषा थी। कुछ शिलालेख जो है वो तमिल और संस्कृत के मिश्रण में है। वैदिक परंपराएं स्थानीय परंपराओं पर जो आधारित थी, और कई तमिल जो संत थे या तो वो शैव यानी उन्हें नायनार कहा गया, या वैष्णव जिन्हें अलवार कहा गया संप्रदाय से थे। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि दक्षिण में शैव जो संत थे उन्हें नायनार कहा जाता था, और जो वैष्णव संत थे उन्हें अलवर या अलवार कहा जाता था। कला और वास्तुकला, आर्ट एंड कल्चर की यदि हम बात करें तो वास्तुकला की सुंदर और भव्य पल्लव शैली को 4 चरणों या 4 शैलियों में विभाजित किया जा सकता है। महेंद्र शैली, जो महेंद्र के समय में आई 600 से 625 ईस्वी। मामल्ला शैली, राजसिम्हा और नादीवर्मन शैली, और अपराजिता शैली। इन चारों उसमें पल्लव युग को रॉक कट शैली से अलग मंदिरों का निर्माण कहा जाता है, और महेंद्र वर्मन ने मतलब इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत ही इसी दौर में होती है। और नरसिंहवर्मन द्वितीय, जिसे राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, उसने 7वीं शताब्दी के अंत में कांची कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया। महाबलीपुरम में शौर मंदिर भी नरसिंहवर्मन द्वितीय का बनाया गया। ये दक्षिण भारत का सबसे पुराना संरचनात्मक मंदिर है, और 1984 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी उस लिस्ट में भी शामिल किया गया है। और इसे शिवालय या द 7 पगोडाज जो है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, ये भी कहा जाता है। इसे कांचीपुरम में वैकुंठ पेरुमल में नंदीवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। और जो द्रविड़ शैली है वास्तुकला की, उसकी शुरुआत भी पल्लवों के शासनकाल में ही हुई। ये जो है ये वैकुंठ पेरुमल, कांची कैलाशनाथ मंदिर, मंडकपट्टू जो मंदिर है वो, शौर मंदिर है वो, तो ये मुख्यतः जो है ये पल्लवों के शासनकाल को हमने देखा। उनके समय में मुख्यतः जो है ये कला और वास्तुकला और का प्रचार भी अच्छा होता है। कांची महत्वपूर्ण है। और इन सब के अलावा कि दक्षिण में जो आर्यनीकरण है, जो दक्षिण में वैदिक जो समाज है या जो वैदिक परंपराएं हैं, उनका जो प्रचार है वो पूर्ण तरीके से पल्लवों के शासनकाल में ही हुआ। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी के लिए यहाँ तक हम इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, और आने वाले जो बाकी के जो साम्राज्य हैं दक्षिण भारत के, उसे हम आने वाले समय में देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फिर से कोरोना भी गया नहीं है, अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ऑनेस्टली आप लोग, क्योंकि एस्पिरेंट हैं, आप लोग बीमार होना अफोर्ड कर नहीं पाएंगे। अफोर्ड का मतलब यहाँ पैसे से नहीं है, वक्त से है। तो अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।